Hello students, now we have to start our chapter, that is resource and development. Resources and development. Okay. अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं अबाउट द रिसोर्सेज. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स देख लिए हमने. इसके अलावा डेवलपमेंट, किस तरीके से रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जा सकता है और किस तरीके से इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये हमने देख लिया था. इसके अलावा इन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए और इनको सस्टेन करके रखा जा सके, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई हैं. ठीक है, जिसमें से एक को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा ही था, रियो दी जेनेरियो के बारे में, जिन्होंने एजेंडा 21 इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, तो और भी कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई हैं. तो एक हम उसका शॉर्ट लुक दे देते हैं कि भाई ये जो कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी और कब हुई थी. ठीक है, तो फर्स्ट वॉज सबसे पहले जो हुई 1968 में हुई. पहले लिख लेते हैं, चलिए, इंटरनेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन स्टेप्स. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाए गए. ठीक है, तो सबसे पहले हुई 1968 में, जो था की गई बाय द क्लब ऑफ रोम. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में कि किस तरीके से रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है, इसका जो अनलिमिटेड यूज़ हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है. तो सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया. इसके बाद नेक्स्ट जो हुआ दैट वाज डन इन 1974. ठीक है, इसमें एक बुक लिखी गई, शूमाखेर राइटर थे, इन्होंने बुक लिखी. Schumacher wrote book. The book was Small is Beautiful. Small is Beautiful. ये बुक थी which is based on Gandhian philosophy. Gandhian philosophy, you know? ठीक है, गांधीयन फिलॉसफी. शूमाखेर की एक स्पेलिंग देख लेते हैं, SCHUMACHER, शूमाखेर. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना. शूमाखेर, ये जो बुक है शूमाखेर ने लिखी थी. ही वॉज द राइटर. ठीक है, ही रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल विच इज बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी. गांधीयन फिलोसफी हम पढ़ चुके हैं अबाउट द गांधी जी. क्या मानना था गांधी जी का? दैट रिसोर्सेज आर सफिशिएंट फॉर द ह्यूमन बींग्स नीड बट इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर एनीवन्स ग्रीड. ठीक है, तो उसी पर बेस करके इन्होंने ये बुक लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी you have to use the resources in the small quantity and you can make the world beautiful. ठीक है, तो ये एक बुक लिखी थी. इसके अलावा एक और 1987 में ब्रुडेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई. ब्रुडेंटलैंड कमीशन बना और इस कमीशन की रिपोर्ट आई 1978 में. ठीक है, फर्स्ट टाइम दिस कमीशन यूज द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इससे पहले तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो था इट वाज नॉट यूज. ठीक है, ये जो वर्ड था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ब्रुडेंटलैंड ने अपनी रिपोर्ट में यूज किया और लोगों को अवेयर किया अबाउट द प्रॉब्लम्स विच कैन बी occur in the global level if we cannot sustain the
रिसोर्सेज, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्होंने इस ग्रुप के द्वारा एक बुक भी आई, दैट बुक वाज आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये बुक थी आर कॉमन फ्यूचर। क्योंकि यदि हम माने कि किसी एक कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो वो सभी कंट्रीज़ को उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। हम देख ही रहे हैं कोरोना वायरस चाइना के एक छोटे से शहर में था और पूरे वर्ल्ड को उसकी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। तो अगर रिसोर्सेज भी सही तरीके से यूज़ नहीं होंगे तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड को ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री उसकी परेशानियों को झेलेगी। ठीक है, तो क्या है, हमें रिसोर्सेज को सस्टेन करना है, बिकॉज हम सबका फ्यूचर क्या है, इट्स कॉमन। अगर प्रॉब्लम कहीं एक जगह शुरू होती है तो इट कैन बी अफेक्ट द अदर्स ऑल्सो। इसके अलावा फिर 1992 का तो आपको पता ही है। 1992 में क्या हुआ था, देयर वॉज अ अर्थ समिट, पता है ना ये तो, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। अगर नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो को एक बार से देख लीजिए। ठीक है, अर्थ समिट के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अर्थ समिट कहाँ हुआ था, एट रियो दी जेनेरो ब्राज़ील। ठीक है, जहाँ पर क्या लिया गया था, 21 एजेंडा अडॉप्ट किया गया था, यानी 21st सेंचुरी में दे वर ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिसोर्स, यानी रिसोर्स के यूज़ को कम करके सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करने की उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी। ठीक है, तो ये कुछ ईयर्स हैं जब इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन के स्टेप्स उठाए गए। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद आगे हम देखते हैं अबाउट द लैंड रिसोर्स, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट इज लैंड रिसोर्स। वैसे तो सारे रिसोर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर हम इसके बाद लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ, आप कॉपी में इनको लिखते जाया करो बच्चे। जब आपसे मैं पूछती हूँ तो आप जवाब नहीं दे पाते हो ना, तो यू हैव टू नोट डाउन इट इन वन नोटबुक, जिससे वेन एवर आई आस्क यू आप अवेयर हो। लिखते समय क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहता है कि हम क्या लिख रहे हैं, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू राइट इट। वीडियो पर देख लिया, वीडियो तो मैम सेव ही है हमारे पास, कभी भी देख लेंगे, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। लिखने से आप लोग और ज़्यादा इस टॉपिक को समझ पाओगे अगर आप लिखते हो तो। जो भी टॉपिक अगर आप लिख रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, तो आप इनको लिखते जाओ। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं अबाउट द लैंड रिसोर्स। ठीक है, क्या है लैंड रिसोर्स? लैंड रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना हम अर्थ पे रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन कहाँ रहते अगर हम अर्थ पर रहते तो। वाटर में रह नहीं सकते, हवा में लटक नहीं सकते, तो हमें रहने के लिए क्या चाहिए? वी नीड लैंड। तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एंड इट इज़ एन नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हमें कहाँ से मिला है? नेचर से मिला है। ठीक है, और ये जो है ये सभी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस को सपोर्ट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लैंड पर हो रहा है। ठीक है, हमारे रहने के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए भी यही सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन लैंड रिसोर्स कैसा है? इट्स लिमिटेड। हमने देखा है ना कि अर्थ के ऊपर टोटल एरिया में केवल 29% एरिया इज कवर्ड बाय द लैंड, बाकी का 71% कहाँ है? इट इज अंडर वाटर। ठीक है, तो वाटर के ऊपर तो हम रह नहीं सकते, तो वो 29% जो लैंड है वो ही हमें यूज करना है। उसके अलावा
हमारे पास लैंड क्या हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही 29% लैंड रिसोर्स को हमें इतने अच्छे से यूटिलाइज करना है जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो लैंड रिसोर्स जो है इट्स अ लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, पता ही है आपको। ठीक है, क्या क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर natural vegetation and wildlife, human life, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? सोच के बताओ जल्दी से। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सभी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? लैंड की ज़रूरत है। ठीक है, यानी जितने भी नेचुरल वेजिटेशन है कहाँ पर होगी? लैंड के ऊपर। वाइल्ड लाइफ कहाँ रहेगी? लैंड के ऊपर। ह्यूमन लाइफ कहाँ रहेगी? लैंड के ऊपर। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट से मतलब जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, हम इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें, सारा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पर बेस्ड है? कहाँ पर हो रहा है? ऑन द लैंड। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमने देखा वाटर के थ्रू होता है, इट इज़ चीप, बट इट इज़ ओनली फॉर द डिस्टेंट एरिया। अगर आप अपने आसपास कहीं जाना चाहते हो, घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो, तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे? कोचिंग आ रहे हो, फ्रेंड के घर जा रहे हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो वी आर यूजिंग द लैंड ट्रांसपोर्ट ओनली। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन ऑल्सो। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी जितने भी तरह के हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ये जितने भी तरह के कम्युनिकेशन है वो भी क्या है? हम कहाँ पर हो रहे हैं? सभी लैंड पर हो रहे हैं। ठीक है, यानी लैंड क्या है? इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, बट इट इज प्रेजेंट in limited size, so we have to use them effectively। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम इसे यूज़ करें, क्योंकि ये कैसी है? इट इज़ इन लिमिटेड साइज, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और हम इसको और ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते कि भाई हमारे हाथ में है। जैसे दूसरे रिसोर्सेज तो हम खोज रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, पर लैंड को बड़ा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो लैंड हमारे को जितनी मिली है उसमें ही हमें क्या करना है? We have to use effectively, efficiently, so we can use it for a long years। हमारे आने वाली जनरेशन को भी तो लैंड चाहिए ना। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, ज़्यादा हमारी बेसिक नीड्स हो जाएंगी, ज़्यादा हम लैंड को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने लग जाएंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे लैंड जो है वो डिग्रेड होती जाएगी और लैंड रिड्यूस होती जाएगी। रिड्यूस मतलब हम उसको जितना ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें लैंड को लिमिटेड ही
यूज़ करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिखो। फिर हम देखते हैं कि इंडिया में कितनी कितनी लैंड कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से लैंड का डिवाइडेशन है इन इंडिया। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। लिख लिया ना आपने? आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, है ना। अब हम देखेंगे कि इंडिया में लैंड कितनी है। इंडिया का सबसे पहले तो आप बताइए मुझे कि टोटल लैंड कितनी है इंडिया की। पढ़ चुके हैं पहले, कितनी लैंड है टोटल लैंड? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यही है इंडिया की टोटल लैंड, है ना। यानी पूरे वर्ल्ड की लैंड का 2.4% पार्ट जो है वो किसके पास है? इंडिया के पास है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर तरह की लैंडफॉर्म पाई जाती है। पता है ना आपको, लास्ट ईयर पढ़ के आ चुके हो ये चीज़ें आप। ठीक है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर तरह की लैंडफॉर्म पाई जाती है। हमारे पास माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, डेजर्ट, आइलैंड, कोस्टल एरिया सब कुछ है। ठीक है, प्लस इंडिया एक ऐसी लैंड है जहां हर तरह का क्लाइमेट भी पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो विंटर हो, चाहे समर हो, रेनी सीजन हो, कोई सा भी सीजन हो, सब तरह का क्लाइमेट। एक्सट्रीम विंटर वाले एरियाज भी हैं इंडिया में, तो एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट भी हैं इंडिया में। तो कोस्टल एरिया पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट भी रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट वाले एरियाज भी हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह की लैंडफॉर्म, इवन हर तरह की सॉइल भी पाई जाती है, विच सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इंडिया में जो लैंड है वो किस किस तरीके से, मेजरली किस तरीके से डिवाइडेड है। ये तो मैंने आपको बता दिया, हर तरह की एक मेजर व्यू देखते हैं। ठीक है, लैंड रिसोर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे पहले देखते हैं हम, इंडिया के अंदर 43% लैंड जो है इज ऑफ प्लेन लैंड। ठीक है, 43% लैंड, यानी जितनी लैंड हमारे पास है, कितनी लैंड है हमारे पास? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है इंडिया के पास। उसमें से 43% लैंड हमारी कैसी है? इट्स अ फ्लैट लैंड, प्लेन लैंड है। प्लेन लैंड से क्या फ़ायदे हैं? प्लेन लैंड जो है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बहुत सारे कामों के लिए। किन कामों के लिए? अगर हमें फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनानी है, कहाँ बनाएंगे? इन द फ्लैट लैंड। घर बनाना कहाँ ईजी रहेगा? फ्लैट लैंड। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कहाँ की जाएगी? फ्लैट लैंड। रिवर्स जो हैं फाइनली माउंटेन से उतर करके कहाँ पर आएंगी? फ्लैट लैंड में। यानी कुल मिला के जो फ्लैट लैंड है या प्लेन लैंड है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब रहने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमने मेजर लिख लिया कि इनके लिए जो फ्लैट लैंड है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यानी लैंड जो है बहुत, फ्लैट लैंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारे पास काफ़ी अच्छी परसेंटेज में फ्लैट लैंड इंडिया के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो सेकंड है हमारे पास 30% लैंड इज कवर बाय माउंटेन।
ठीक है। 30% लैंड माउंटेन से कवर है। हिमालय माउंटेन है ना, पता है हिमालय माउंटेन, हमारा पूरा का पूरा नदर्न ईस्ट पार्ट इज कवर्ड बाय हिमालयन माउंटेन। ठीक है, लास्ट ईयर बहुत डिटेल में हमने हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कितनी रेंजेस है, कितना एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 30% इंडिया की जो लैंड है वो किसने कवर की हुई है? माउंटेन ने। माउंटेन से कवर करने से क्या फ़ायदा है? माउंटेन पे तो एग्रीकल्चर होगी नहीं, ठंडा मौसम रहता है, घर बनाना मुश्किल है, स्लोपी है, इंडस्ट्रीज़ बनाना मुश्किल, ट्रांसपोर्टेशन इतनी ऊंचाई पर कैसे होगा, बड़ी प्रॉब्लम है। तो यह क्या वेस्ट है, बेकार है? नहीं, हमारी नदियाँ कहाँ से आ रही हैं? माउंटेन से ही तो नदियाँ आ रही हैं भाई। इंपॉर्टेंट रिवर्स कहाँ से आ रही हैं, पढ़ा था। ठीक है, तो इट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। पेरेनियल फ्लो मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल रिवर में वाटर है। जो रिवर हिमालय से या माउंटेन से आ रही हैं उस रिवर के अंदर पूरे साल पानी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि माउंटेन उन्हें वाटर प्रोवाइड करता है। जो दूसरी रिवर्स हैं, सीजनल रिवर्स, दे वर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, लेकिन माउंटेन से आने वाली रिवर्स जो हैं वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं हैं। उनमें बहुत ज़्यादा नहीं बट लिमिटेड वाटर तो पूरे साल ही रहेगा। ठीक है, इट इंश्योर perennial flow of rivers। ठीक है, अब बची हुई जो है हमारी, अब कितनी बची कर लो, टोटल कितनी बच रही है? अब बची हमारे पास 27% लैंड। 27% लैंड इट इज कवर्ड बाय प्लेट्यू। प्लेट्यूज नाम सुना है? प्लेट्यूज कहाँ पर है? प्लेट्यूज पढ़ा था, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। आया कुछ रिकॉल? लास्ट ईयर हमने पूरा इसके बारे में डिटेल स्टडी किया हुआ है ना। तो 27% पार्ट जो है लैंड का इट इज कवर्ड बाय द प्लेट्यूज, यानी इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। पेनिनसुलर इसलिए बिकॉज इट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। 3 तरफ से ओशन से कवर्ड है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर। और इस पार्ट में प्लेट्यूज हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, वेरियस नेम से हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर प्लेट्यूज से कवर्ड है 27% पार्ट ऑफ द इंडियन लैंड मास। अब ये प्लेट्यू से कवर होने से क्या फ़ायदा है? प्लेट्यू से आने वाली रिवर्स तो पेरेनियल भी नहीं होती, वो तो सीजनल होती हैं। जब तक रेनफॉल होगी तब तक पानी होगा, रेनफॉल ख़त्म पानी ख़त्म, है ना, यही पढ़ा था। तो ये तो सीजनल हैं, ये तो पानी भी नहीं दे रही पूरे साल। तो फिर प्लेट्यूज का क्या फ़ायदा है? इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स एंड मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स। ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये प्लेट्यूज से ही मिल रहे हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू स्पेशली इसके लिए ही जाना जाता है। ठीक है, मिनरल और मेटल्स के लिए। सो इट प्रोवाइड अस दिस रीजन is rich in metals, minerals and fossil fuels। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? प्लेट्यू से मिल रही हैं। यानी जो मेजर लैंड है इंडिया की, प्लेन लैंड, माउंटेन एंड प्लेट्यूज। ठीक है, ये 3 तरह की लैंड फॉर्म इंडिया के अंदर पाई जा रही हैं। ये हमने एक मेजर डिवीज़न कर लिया है इंडियन लैंड फॉर्म का। और ये तीनों ही लैंड फॉर्म अपने अपने एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
for the development of the country, all these 3 types of lands are very important. ठीक है, केवल एक ही तरह की लैंड से क्या होगा, क्या लैंड के अंदर क्या हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं? अगर सारी लैंड हमारी प्लेन होती तो फिर हमें वाटर नहीं मिलता, पेरेनियल फ्लो, हमें मिनरल्स नहीं मिलते, खाली मिनरल्स ही मिलेंगे तो बाकी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो इंडिया में डिवीज़न ऐसा है कि हर तरह की लैंड हमें मिल रही है, इसको नोट कर लो। फिर एक बार मैं आपको लैंड यूटिलाइजेशन भी बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको रब कर रही हूँ। अब जो लैंड है, लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है? यूटिलाइजेशन मतलब क्या है? लैंड हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। जितनी लैंड इंडिया में अवेलेबल है उस पूरी लैंड को हम एग्रीकल्चर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि उस लैंड पर एग्रीकल्चर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब। तो लैंड जो है हम किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको? अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर। तो पूरी लैंड पे तो एग्रीकल्चर है नहीं, सम पार्ट ऑफ द लैंड इट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो एरिया फॉरेस्ट में है, फॉरेस्टेड एरिया, वो एग्रीकल्चर में काम नहीं आ रहा है। फिर सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो किसमें है वो लैंड भाई? दैट लैंड वी आर यूजिंग फॉर आवर हैबिटेशन। हमने अपने घर बनाए हुए हैं, एंड इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, रोड हैं, ब्रिजेस हैं, उनके लिए हमने उस लैंड को यूज़ किया हुआ है। तो फिर उस लैंड पे तो कल्टीवेशन की ही नहीं जा सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड तरह की जो लैंड है दैट इज अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, ठीक है, यानी जो लैंड कल्टीवेटेड नहीं हो रही है। इसके अलावा यानी वो लैंड जहां पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, वो या तो पैस्चर लैंड के लिए यूज हो रही है, या वहां पर ट्री जो है, ट्रीज लग रहे हैं, अलग अलग ट्री क्रॉप भी होती है ना, मैंगो के कहाँ से आएंगे, तो मैंगो के लिए ट्री क्रॉप लगेगी। इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट ट्री क्रॉप्स लगी हुई हैं, तो वो वहां पर फिर कल्टीवेशन के यूज में नहीं आ रही है, दैट इज अनकल्टीवेटेड लैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी दैट इज फैलो लैंड। फैलो लैंड जो किसी ना किसी रीजन की वजह से वो लैंड कल्टीवेटेड नहीं हो रही, आइदर इट इज कल्टीवेटेड ओनली 1 ईयर, 1 साल कल्टीवेटेड करके छोड़ दी, ठीक है, या फिर उसको किसी रीजन से कल्टीवेट नहीं किया जा रहा फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। और लास्ट में हम देखते हैं जो फिफ्थ है दैट इज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब जहां पर कल्टीवेशन किया जा रहा है, ठीक है, यानी वो लैंड जहां पर कल्टीवेशन हो रहा है। तो इस तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न के हिसाब से पूरी लैंड को हमने 5 पार्ट्स में बांट दिया है, ठीक है। तो लैंड यूटिलाइजेशन ओके, यूटिलाइजेशन की स्पेलिंग देख लेना एक बार, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो लैंड यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट है हमारे पास, लैंड नॉट अवेलेबल यानी उस पर लैंड पर एग्रीकल्चर की ही नहीं जा सकती, अवेलेबल ही नहीं है, हमने घर बना रखे हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। फिर अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, पैस्चर लैंड या कोई ट्री क्रॉप वगैरह लगाई हुई है या किसी और यूज में ले रखा है, ठीक है। फिर है फैलो लैंड, किसी ना किसी रीजन से वो फैलो पड़ी हुई है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हमने उसको 1 साल कल्टीवेटेड करके छोड़ दिया या जो भी रीजन है, बट वो लैंड कल्टीवेट नहीं हो रही। और लास्ट में है नेट सोन एरिया, यानी जितने एरिया के ऊपर कल्टीवेशन की जा रही है। तो ये जो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स,
ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इंडिया के अंदर टोटल लैंड है तो वो लैंड किस तरीके से यूज़ हो रही है और कितना डाटा किस तरीके से हमने उसको यूटिलाइज किया हुआ है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।